हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि सरकार क्या कर रही है, 2047 में भारत विकसित कैसे बन जाएगा, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई 11 साल हो गए हैं इस सरकार को, सरकार कर क्या रही है, जिनको अपनी सभ्यतागत जो विषय है उनमें मैं भी शामिल हूँ, जो अपनी सिविलाइजेशनल इशूज़ को लेकर के चिंता रहती है कि सरकार डेवलपमेंट तो कर रही है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी जो सिविलाइजेशन है क्या ये बचा पाएगी। जिस तरीका के जो आक्रमण हमारे ऊपर हो रहे हैं, ईस्ट हो या वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो या फिर वेस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, वेस्ट की जो सभ्यता है, क्रिश्चियन सभ्यता जो है वही क्यों ना हो, वहां से भी हमारे ऊपर लगातार जो है आक्रमण हो रहे हैं। और जो मोदी जी कहते हैं कि हमें गुलामी की जो मानसिकता है उससे दूर जाना है और 2035 तक, 35 से 36 तक हमें ये जो मानसिकता है इसको बिल्कुल मुक्ति पा लेनी है। क्या सरकार बात ही बात कर रही है या फिर इसमें कुछ कर भी रही है? तो मित्रों, इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जब आप सभ्यतागत विषय लेते हैं या फिर आने वाले समय में आप एक पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं समाज के अंदर, तो उसकी जो नींव है वो आती है शिक्षा से। और सरकार ने इसी को लेकर के एक जो बिल पेश किया है, और मेरा मानना है कि वो इस वाले सेशन में नहीं तो नेक्स्ट जो है वो कानून बन जाने वाला है। और वो कानून होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। भारत की उच्च शिक्षा में क्या बदलेगा, और ये भारत की उच्च शिक्षा को लेकर के है। अब देखिए, क्योंकि ये जो हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी प्रभावित करने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीका से। तो एजुकेशन जो है वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे जो उच्च प्रतिष्ठान है शिक्षा के, वहां पर किस तरीका का माहौल है ये अच्छे से आप जानते होंगे कि वहां पर किस तरीका की जो मानसिकता है वो पल रही है और किस तरीका के जो कुकृत्य हैं उनके अंदर हो रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ते होंगे तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, चाहे आप जेएनयू में हो, चाहे आप डीयू में हो, चाहे आप एएमयू में हो, या कोई भी जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, अशोका यूनिवर्सिटी में ही हो चाहे आप, तो आप चाहे कहीं भी हो, आप समझते होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वहां हो क्या रहा है। अब इसको लेकर के सरकार लेकर के आई है बिल, और बिल का नाम मैंने आपको बताया। इसका उद्देश्य है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल द्वारा प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन और उद्देश्य और भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर इसके प्रभावों को समझाऊंगा। भारत सरकार देश उच्च शिक्षा नियामन प्रणाली और मौलिक पुनर्गठन के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पेश किया है, और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी के अनुरूप कई मौजूदा निकायों को एकल और सुव्यवस्थित रूप से एक निश्चित रूप उनको प्रदान करने का जो उद्देश्य है ये है। अब वर्तमान प्रणाली क्या चल रही थी, आप देखिए बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटीई हो गया, एनसीटीई हो गया। अब उनमें क्या है कि किसके कार्य क्या है, उनमें ओवरलैपिंग होती थी। अब इससे क्या है कि आपने देखा होगा रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, उसमें एक यूनिवर्सिटी का अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम निकल करके आया, उसमें बड़े जो सवाल उठे, यूजीसी के ऊपर सवाल उठे, ये एनसीटीई और जो एआईसीटीई इनके ऊपर सवाल उठे कि भाई आपको पता कैसे नहीं चला। शायद इसको लेकर के कि भाई बहुत ज्यादा एक तो निगरानी होनी चाहिए इनका, ठीक है। कोई भी जो ये ओवरफ्लो है ना कि कुछ जवाबदेही नहीं है, तो जवाबदेही सुनिश्चित करी जाए, क्योंकि जवाबदेही आप सुनिश्चित करोगे तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इसमें, और लोगों के ऊपर जो है अच्छा खासा इसमें जो है दंड प्रावधान रखे हैं। मैं यहां पर देखता हूं कि अब सरकार जो है वो इंडियन मेंटेलिटी से निकल रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी होती है, अगर आप किसी पर कुछ वो लगाते हो, भाई आप जैसे गलती कर दिया उसके लिए कोई फाइन लगाओगे, तो गरीब मेंटेलिटी थी, जैसे 2 लाख 3 लाख ऐसे लगाते थे। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1 करोड़ रुपए तक का है, 2 करोड़ रुपए तक का है, ठीक है। तो अब देखिए, कई निकाय जो नियामक संस्थाएं हैं, यूजीसी, एएसआईटी और एनसीटी जैसी कई संस्थाओं के कारण जो है ओवरलैपिंग होती थी, तो उसमें क्या है कि पारदर्शिता नहीं थी, और किसी के कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनकी बिल्कुल एक रूपरेखा तैयार नहीं थी। नौकरशाही और पारदर्शिता की कमी थी, जो धीमी मंजूरी, भ्रष्टाचार, जवाबदेही में कमी, ये सारी। अब इसके लिए इन्होंने लेकर के ये बिल गुणवत्ता के बजाय अनुपालन पर जोर, अकादमिक गुणवत्ता सुधारने के बजाय केवल नियमों के पालन पर ध्यान केंद्रित रहता था पहले। लेकिन अब क्या है, क्योंकि देखो नाम क्या है, विकसित भारत, समझ गए? तो विकसित भारत का कहीं ना कहीं इसमें अगर विकसित करना है तो उसके लिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं, और वो भी उच्च एजुकेशन सिस्टम, नीचे वाला तो हो लेकिन उच्च वाला जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट की लाइन पर आपको जाता हुआ दिखना चाहिए। या जो बाहर की यूनिवर्सिटी है वो भी तो आकर के यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं ना, तो उनके साथ मिलकर के कुछ ना कुछ सरकार ऐसा कर रही है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। प्रस्तावित समाधान नया शिक्षा बिल, नाम क्या है, एक देश एक नियामक। यूजीसी और एआईसीटी की निकाय जगह को विकल्प भारत और शिक्षण अधिष्ठान नामक एक संस्था लगेगी, जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान। ये एक शिक्षा होगी, एक मतलब संस्था बनाई जाएगी, जिसके अंदर ये एक सतह है और 3 जो है अलग अलग नीचे उनकी काउंसिल्स बनाई जाएंगी। इन काउंसिल्स के अंदर क्या होगा, रेगुलेशन, गुणवत्ता और अकादमिक मानक। देखो 3 चीजें, रेगुलेशन करने के लिए होगी, गुणवत्ता के लिए होगी और अकादमिक मानक, तो 3 संस्था होगी, तो 3 इस तरीका के जो है अलग अलग, और उनके नीचे जो काउंसिल्स बनाई जाएंगी। अब अगर कोई इसका पालन नहीं करता, तो मैंने क्या बताया, 2 करोड़ तक का, यानी कि अब इंडियन मेंटेलिटी से बाहर निकल गए, यानी कि 2 करोड़ का आपको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, और मान्यता भी रद्द हो सकती है, इसका भी वो है। अब देखिए,
भारतीय उच्च शिक्षा में एक युगांतरकारी परिवर्तन, विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक, एक विस्तृत विश्लेषण मैं आपको यहाँ करने वाला हूं। अब इसमें है क्या, जैसे मैंने आपको बताया अनेक नियामक थे, पहले ओवरलैपिंग होती थी और ओवरलैपिंग के कारण ही जो भ्रष्टाचार था वो होता था, पारदर्शिता आती नहीं थी, जवाबदेही किसी की थी नहीं। अब ये सारी जो मैंने आपको बता चुके हूं कि ये सारी की सारी अलग अलग संस्थाएं जो थी उनमें ड्यूटी जो थी वो पता नहीं चल पाती थी। अब आइए, अब ये सबको जोड़ करके, इन सबको जो है जोड़ करके एक बना दिया विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण। अब देखिए, आज की चुनौती एक उलझा हुआ और अप्रभावी नियामक ढांचा। वर्तमान प्रणाली में समस्या जो थी वो क्या थी, ओवरलैपिंग थी, ओवरलैपिंग थी। एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था, नौकरशाही का नियंत्रण था। आगे देखिए, धीमी अनुमोदन था, अगर अप्रूवल लेना हो तो कई साल लग जाते थे। ठीक, पारदर्शिता की कमी थी, लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी कमी थी। अगर ये सब दूर करने हैं, इसी को लेकर के सरकार लाई थी ये बिल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो लाए थे। यह विधेयक 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख सिफारिशों को लागू करता है। एनईपी विशेष रूप से चिकित्सा कानूनी शिक्षा को छोड़कर, देखना ये एग्जाम के लिए याद रखना, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, ठीक है, उच्च शिक्षण के लिए एक पालक एकल नियम जो है उनका रेगुलेशन ये करने वाला है। एकल नियामक संस्था, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी, उसके अंदर 3 और होंगे जो कि काउंसिल्स होंगी। कार्य को स्पष्ट और पृथक्करण किया गया है, यानी कि सेपरेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी, जिसमें मैंने आपको बताया रेगुलेशन के लिए अलग है, एक्रीडेशन के लिए बिल्कुल अलग है। ठीक है, श्रेणीबद्ध स्वायत्तता, ग्रेडेड जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी, संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्वायत्तता देना। अब देखिए, प्रस्तुत है समाधान विकसित भारत शिक्षण अधिकार अधीक्षण, वीबीएसए। क्या है, वीबीएसए इसका नाम। ठीक है, यह विधेयक जो है विकसित भारत शिक्षण अधीक्षण नामक एक नई संविधिक संस्था, यानी कि कौन सी बॉडी बनेगी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी। ठीक, यह निकाय भारत में उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण जो है होगा। कंपोजिशन ऑफ दैट बॉडी, कौन कौन इसमें होंगे, इनके एक चेयरपर्सन होंगे, सदस्य होंगे यानी कि मेंबर होंगे, सेक्रेटरी वगैरह, प्रतिष्ठित और शिक्षाविद और विशेषज्ञ भी, यानी कि एमिनेंट एकेडमिशियन और दैट डोमेन एक्सपर्ट्स जो है वो भी होंगे जिनको इसमें विशेषज्ञता हो। सरकार द्वारा नामित सदस्य, गवर्नमेंट जो है उनको नॉमिनेट करेगी, वो भी कुछ लोग होंगे इसके अंदर। की पॉइंट, सभी प्रमुख नियुक्तियां केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाएंगी, ये याद रखना। ठीक, अब देखिए, एक छत्र 3 स्तंभ, नई नियामक वस्तुकला क्या होगी। मैंने जैसा कि बताया तीन जो काउंसिल्स होंगी इसके नीचे, ये हो गया वीबीएसए। वीबीएसए के अंदर 3 होंगे। पहला क्या है, देखो ये वाला रेगुलेशन, यानी कि निकाय, इसको बोलते हैं HERC, यानी कि उच्च शिक्षा नियामक परिषद। कार्य, लाइसेंसिंग, शासन और अनुपालन की निगरानी ये करेगी। क्या करेगी, लाइसेंसिंग, शासन और अनुपालन। दूसरी होगी एक्रीडेशन, क्या करेगी, मान्यता। यह राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC होगी। क्या होगी, NAC। कार्य क्या होगा, गुणवत्ता आश्वासन और संस्थानों की रैंकिंग करेगी। तीसरा होगा स्टैंडर्ड्स, मानक, ये संस्था होगी, इसका नाम होगा GESC। कार्य क्या होगा, पाठ्यक्रम, अकादमिक और मानकों का निर्धारण ये करेगी। किसका करिकुलम क्या होगा, उसका अकादमिक मानक क्या होंगे, क्या क्या स्टैंडर्ड रखने हैं, ठीक है, उनका ही होगा। तो 3 समझ में आ गई है। आगे देखिए, उच्च शिक्षा नियामक परिषद HERC क्या करने वाली है, शासन का ये प्रहरी है, यानी कि उसका ऑब्जर्वर है। HERC उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कलबिंदु नियामक के रूप में कार्य करेगा। UGC और AICTE के पूर्व नियामक भूमिका की ये जगह लगेगी। इन दोनों की जो जगह है अब क्या बन गया है, ये वाला HERC। क्लियर है। इसकी जिम्मेदारी लाइसेंसिंग और विनियमन, यानी कि रेगुलेशन करेगा और लाइसेंसिंग देगा। ये क्या करेगा, सुशासन सुनिश्चित करेगा। समझ गए, गुड गवर्नेंस। शिक्षा का व्यवसायीकरण को रोकेगा, मतलब जिस तरीका से अभी जो शिक्षा है वो ठीक है, व्यवसाय तो होगा ही होगा भाई, क्योंकि आज कैपिटलिज्म के जो इतनी भरमार है, लेकिन कोई भी अंधाधुंध जो हो रहा है उसको ये है रोकने के लिए कार्य करेगा। अनुपालन की निगरानी, ये जांचना की संस्था बुनियादी मानदंड, यानी कि ये भी जांच करेगा कि भाई ये जिस तरीका से हमने नियम बनाए हैं, ये जो संस्था है क्या उनका पालन कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC, गुणवत्ता का मानक। NAC का मुख्य कार्य गुणवत्ता और आश्वासन और संस्था की मान्यता, यानी कि उसका एक्रीडेशन जो है देना होगा। उद्देश्य, मान्यता प्राप्त प्रक्रिया पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित होनी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी क्या क्या होंगी, एक तो ये होगा कि ये जो परिणाम आधारित ढांचा जो है उसको विकसित करेगी। मान्यता एजेंसियों को पैनल में शामिल करना और रैंकिंग और मूल्यांकन। और तीसरा, परिणामों का जो सार्वजनिक खुलासा, विश्वविद्यालयों की मान्यता और रैंकिंग के परिणाम को जनता के लिए उपलब्ध कराना, ये कार्य करेंगे। गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देना, संस्थानों को लगातार अपनी गुणवत्ता जो है उसके सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरा स्तंभ है सामान्य शिक्षा मानक GESC, ठीक है, अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र जो है ये है। GESC का ध्यान संस्थानों के भीतर अकादमिक मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने पर होगा। यह अकादमिक निर्णयों को नियामक नियंत्रक के रूप में कार्य, यानी कि अलग अलग दोनों को जो है सेपरेशन का काम करेगा। पाठ्यक्रम और इसका जो कार्य है, पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये दूसरा है। संकाय और योग्यता का मानक, यानी कि शिक्षकों की भर्ती और योग्यता के लिए मानक निर्धारित करेगा। एकीकरण, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली और बहुविषयक शिक्षा को मुख्य धारा में लाएगा। समझ गए, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा,
भारतीय ज्ञान प्रणाली, बहुविषयक शिक्षा, समझ गए, इसको जो है बहुविषयक यानी कि मल्टी सब्जेक्ट। ठीक, कानून का दायरा कौन शामिल है और कौन नहीं है, जो शुरू मैंने बताया, जो जिनको छूट प्राप्त है वो है चिकित्सा के शिक्षण संस्थान, कानूनी शिक्षा संस्थान और नर्सिंग और फार्मेसी। ये जो है इनके लिए संबंधित पेशेवर परिषद जो है नियामक के रूप में कार्य करती रहेंगी। शामिल संस्था इंस्टीट्यूशन कवर्ड, सभी केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय इसके अंदर होंगे। डीम विश्वविद्यालय जो होंगे वो इसके अंदर होंगे। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईआईटीज और एनआईटीज जो है वो इसके अंदर होंगे। जो भी संबंधित एक दो जो होते हैं ना कि भाई एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज होते हैं वो भी इसके अंदर होंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षण संस्थान जो होंगे वो भी इसके अंदर होंगे, और प्रतिष्ठित संस्थान जो भी होंगे वो भी इसी के अंदर होने वाले हैं। अब देखिए, सख्त नियम, कड़े दंड और अनुपालन सुनिश्चित कराना, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि आप कानून बना दीजिए, कानून बन गया, लेकिन कानून की समस्या नहीं है, बात होती है इंप्लीमेंटेशन की, कि भाई उस कानून का जो है लागू करने के लिए जो एजेंसी जिम्मेवार है क्या वो ईमानदारी से कार्य कर रही है, और जिनको पालन करना है क्या वो ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। अब देखिए, यह विधेयक नियमों के पालन न करने वाले संस्थानों के लिए पहले से कहीं अधिक जो दंड का प्रावधान करता है। शुरू में नियमों का पालन न करने पर जो जुर्माना था वो क्या था, 1 लाख। अब क्या कर दिया है, 2 करोड़। बिना मंजूरी के संस्था चलाने पर जुर्माना 2 करोड़ तक होगा। इसी के लिए मैं कह रहा था कि वो इंडियन मानसिकता से बाहर आ गए हैं। डिग्री देने की जो शक्ति का जो निलंबन है गंभीर उल्लंघनों के लिए होगा, और वो गंभीर उल्लंघन के लिए मैंने जैसे होता है, अगर ऐसा करते हैं तो तालाबंदी, फर्जी और जेल होगी, विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। भारत को एक वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना, यह विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक स्पष्ट मार्ग तैयार करता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम जो प्रथाओं के साथ साथ तालमेल बिठाना, यानी कि जिस तरीके से वैश्विक स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है उनके साथ लाने का है। जैसे मैंने बताया कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनका जो प्रवेश है वो भी चुनिंदा प्रतिष्ठित विदेशी विद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करने की जो मंजूरी है। दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालयों की विस्तार, भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में अपने कैंपस खोलने को जो प्रोत्साहित किया जाएगा। और तीसरा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारतीय संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में सुधार करने और दुनिया से छात्रों और शिक्षकों को आकर्षित करने में ये जो है मदद करने वाला है ये बिल। संस्थागत स्वायत्तता बनाम सरकारी नियंत्रण, ये भी जरूरी है। स्वायत्तता कितनी होगी और नियंत्रण कितना होगा। देखो, अगर आप स्वायत्तता दे देंगे ज्यादा तो दिक्कत क्या है, भ्रष्टाचार, फिर वही है पारदर्शिता, फिर वही इलीगल कार्यों को बढ़ावा। अगर नियंत्रण ज्यादा करेगी सरकार वो भी सही नहीं है, क्योंकि ज्यादा सरकारी नियंत्रण जो है वो उसकी कार्यशैली को प्रभावित करेगा, डिसीजन फिर वही लेट लतीफ आएंगे, समझ गए, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। तो विधेयक के लागू होने से एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है, क्या यह सुधार संस्थानों में स्वायत्तता देगा या केंद्र सरकार के जो नियंत्रण को और मजबूत करेगा। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं जो मैंने आपको बताया है। सरकार क्या कहती है, सरकार कह रही है कि भाई हमें लाल फीताशाही जो है यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो समस्या है उनको कम करना है। कार्यों की जो स्पष्ट पृथक्करण यानी कि जो सेपरेशन ऑफ द वर्क है वो फंक्शन जो है वो अलग अलग करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया तीनों के अलग अलग फंक्शन हो गए हैं। प्रदर्शन आधारित स्वायत्तता, बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को जो है अच्छी स्वायत्तता दी जाएगी और उन पर कंट्रोल कम किया जाएगा जो पहले भी था। इसी तरीके से वैश्विक रैंकिंग में सुधार, एक सुव्यवस्थित प्रणाली में भारतीय विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो विपक्ष है वो क्या कहेगा, विपक्ष क्या कहेगा, भाई विपक्ष है वो सामने वाले को चोर ही समझेगा, तो बस वही समझ रहे हैं, शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई सेंट्रलाइजेशन वो पावर हो रही है तो सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। संघीय स्वायत्तता का क्षरण होगा कि भाई विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता होनी चाहिए, और स्वायत्तता होगी तो अल्फला होगा। आपको पता है ज्यादा स्वायत्तता ठीक नहीं है किसी भी तरीका की, ना तो कॉलेज को ना जनता को ज्यादा स्वायत्तता ठीक नहीं होती, क्योंकि ज्यादा स्वायत्तता जो है वो दूसरों को हानि पहुंचाती है। वो आप वेस्ट के अंदर देख सकते हैं कि ज्यादा स्वायत्तता का परिणाम आज जो पश्चिमी विश्व है उसको किस तरीके से भोगना पड़ रहा है। अपर्याप्त चर्चा, सांसदों को इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार विमर्श के लिए, अरे तुम बाहर चले जाओगे, है ना, देखा ना आपने कि जब कोई बिल आएगा तो बाहर तख्ती लेकर के तो मनरेगा का विरोध कर लीजिए या अंदर जाकर के बिल पर चर्चा कर लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का तुमको बांध कर रखेगी अंदर, ये तुम्हारी भी जिम्मेवारी है कि सारे जो बिल हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों उससे चर्चा करके ही पास करें। विधेयक को वर्तमान में संयुक्त समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि पक्ष विपक्ष सारी पार्टी के जो लोग हैं वो लगभग शामिल होते हैं। भविष्य का मार्ग, इस विधेयक का अंतिम महत्व, बहसों के बावजूद ये विधेयक भारतीय उच्च शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, यानी कि बिल बन जाए, यानी कि जो बिल है ये कानून बन जाएगा। मैंने जैसा आपको बताया, गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना, जो मैंने शुरू में आपको बताया है, नियामक का विखंडन का अंत करना, जो कार्य है देखना, ये सभी 4, क्योंकि मेंस में ये पॉइंट आपको जरूरी पड़ेंगे। क्या सुधरेगा, गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित होगा, नियामक विखंडन यानी कि जो सेपरेशन जो अलग अलग था कि कौन क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग जो है वो खत्म होगी। वैश्विक मंच पर भारत जो है इसकी यूनिवर्सिटी बाहर जाएंगी, बाहर के इंस्टीट्यूशन यहाँ आएंगे, उनके कैंपस यहाँ खोलेंगे, तो जो हमारी एजुकेशन है वो दूसरे से थोड़े सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगी और प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी। बढ़ती ही पारदर्शिता और जवाबदेही प्रक्रियाओं में स्पष्ट लाना होगा, और ये और स्पष्टता लाएगी जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो उससे क्या है कि जो
करप्शन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ज्यादा स्वच्छता सही नहीं होती, इसलिए चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। और मैंने अलग अलग वीडियो में बताता रहा हूं कि जिस तरीके से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है, जिनकी अलग अलग स्वच्छता की बात की जाती है, मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। मेरा यह मानना है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका है उनके आपस में चेक एंड बैलेंस होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो तीनों तीन जो अड्डे बन जाएंगे करप्शन के। क्लियर? तो इसलिए एनजेसी वाली वीडियो मैंने बनाई थी, एनजेसी और कॉलेजियम के बीच, मैंने पता नहीं किसी और चैनल पर डाली होगी, अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं उसको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।